नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्ने फॉर ऑल पे। जैसा कि हमारी भूगोल की यात्रा चल रही थी जिसमें भौतिक भूगोल और भारत के भूगोल पे हम चर्चा कर रहे थे, और भारत के भूगोल पे हमारे 3 वीडियो जो आए हैं उसको मुझे उम्मीद है कि आप देख लिए होंगे। पता नहीं देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन उम्मीद के साथ अगले वीडियो की तरफ, अगले पड़ाव में मैं उसी ऊर्जा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ आपको पहले वीडियो में दिखा था, उसी ऊर्जा के साथ आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और जो कि आज जो टॉपिक है वो भारत के समुद्री विभाजन, यानी कि समुद्री क्षेत्रों का विभाजन। भारत के आसपास जो जैसे 3 तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है, इसमें कौन कौन सी खाड़ियां हैं और समुद्र का अधिकार क्षेत्र कहां तक है हमारे भारत का, हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी, हमारे आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो ये स्थिति और विस्तार में ही है। इसको आगे, अब इसके आगे हम भूगर्भिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आपके प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें कब निर्माण हुई, उसका समय काल क्या था। फिर हम हिमालय पे आएंगे और फिर क्रमवार अध्ययन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है समुद्री सीमाओं का विभाजन भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो उससे पहले हम खाड़ी के बारे में देख लेते हैं और बे ऑफ बंगाल के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गुजरात के जो बीच वाला ये क्षेत्र है, ये कच्छ का रण कहा जाता है, यानी कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ये रामसर क्षेत्र है। रामसर क्षेत्र यानी कि दलदली क्षेत्र। रामसर कन्वेंशन 1972 में जो ईरान में हुआ था, उसी के तहत इसको रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है। कच्छ के रण को, ये कच्छ की खाड़ी है। खाड़ी क्या है? तो खाड़ी गल्फ 3 तरफ से जल से घिरा हुआ, भूभाग से घिरा हुआ, 3 तरफ से भूभाग से घिरे हुए जल को हम खाड़ी का रूप नाम देते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो है, इधर से भी गुजरात का क्षेत्र है, इधर से भी गुजरात का क्षेत्र है, और समुद्र का छिछला क्षेत्र, जो पानी उसका इस सरकरे समुद्र में समाहित हो गया है, तो उसी को हम गल्फ यानी खाड़ी का नाम देते हैं। और नीचे आते हैं तो ये गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, ये गुजरात और आपका दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव का क्षेत्र जो है, उसका जो सरकरा क्षेत्र है, ये जो सरकरा क्षेत्र, ये जो पानी अंदर की तरफ जो यहाँ चला जाता है, उसी को, ये इस सरकरे क्षेत्र को हम खंबात की खाड़ी कहते हैं। नीचे आ जाते हैं तमिलनाडु के और श्रीलंका का जो विभाजन है। कल मैंने आपको बताया था कि पंबन द्वीप, धनुषकोडी से ही आदम का पुल स्टार्ट होता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो इसकी सीमा का निर्धारण है, वो एक काल्पनिक सीमा निर्धारित की है भारत और श्रीलंका के बीच में। वो काल्पनिक सीमा पाक जल संधि से अलग होती है, यानी कि पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है इसको। पाक जल डमरू मध्य यानी कि ये जल, अब जल संधि क्या है? तो दो जलों को, यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर को अगर कोई जोड़ता है तो उसको हम जल संधि का नाम देते हैं। यानी कि 2 जलों को जोड़ने का जो काम करता है, जोड़ने की जो रेखा होती है, उसी को जल संधि कहते हैं, जल डमरू मध्य कहते हैं। अभी पूरे परिप्रेक्ष्य में हम जल संधि, जब पूरे वर्ल्ड की जल संधि आपको पढ़ाएंगे, तो प्रत्येक जल संधि, जैसे पनामा जल संधि आपका हुआ, इन सब बारों में हम चर्चा करेंगे। मैप पे आप लोग कृपया देखते रहिए, इन सब चीजों को जो भी मैं बता रहा, इसको मैप पे आप मार्क करते रहिए। मैप को जितना फाड़ोगे आप, उतना आप भूगोल सीखोगे। तो अब ये ना समझिए कि मैंने 200 रुपये का एटलस खरीद लिया यार, उस पर कैसे मैं पेंसिल, कैसे पेन चलाऊं, तो ऐसे आप भूगोल नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब तक आप मार्क नहीं करेंगे, उसको आप पेन चलाइए, एक एटलस पे आपका पूरा भर गया तो उसको हटाइए, फिर दूसरी एटलस ले आइए। आप एटलस से ही, केवल एटलस से ही आप भूगोल को सीख पाएंगे। अच्छे तरह से मैपिंग करके ही भूगोल को सीखा जा सकता है। तो पाक जल संधि स्थित कहाँ है? तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मन्नार की खाड़ी, यानी कि भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। इस मन्नार की खाड़ी में जो पतला सरकरा जो क्षेत्र है, जिसको काल्पनिक सीमा बना के भारत और श्रीलंका को अलग किया गया है, उसको पाक जल संधि द्वारा अलग किया गया है, लेकिन इसको मन्नार की खाड़ी कहते हैं। ये मन्नार की खाड़ी। आगे आपका बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल और गल्फ और बे में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। ये भी 3 तरफ से पानी स्थल से घिरा हुआ है।
आपको यहाँ ये म्यांमार हो जाएगा, आगे चल के इंडोनेशिया हो जाएगा। तो तीन तरफ से ये भी घिरा हुआ है, तीन तरफ से ये भी घिरे हुए हैं। तो एक्सेप्शन के तौर पे इसको बे ऑफ बंगाल कहेगा, बे और गल्फ, क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको की अगर बात करें तो उससे बड़ा है बे ऑफ बंगाल, लेकिन चूंकि इसको भी खाड़ी ही कहा गया, दोनों का हिंदी रूपांतरण करेंगे तो बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लेकिन नाम अगर इसको रूपांतरित किया गया तो इसको बे ऑफ बंगाल कहा गया, इसको गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कच्छ कहा गया। तो ये था आपकी जो समुद्री सीमा है उसमें खाड़ी, कौन कौन सी खाड़ी है। अब आ जाते हैं जरा हम समुद्री सीमा के निर्धारण पे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में, भारत की स्थिति और विस्तार के पहले वीडियो में हमने इसकी चर्चा की थी कि 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल, इसकी हमने चर्चा की थी। आज उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्षेत्र का निर्धारण कैसे हुआ और इन क्षेत्र में क्या क्या गतिविधियां हमारे भारत देश द्वारा, हमारे भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में की जा सकती हैं। तो पहले तो नॉटिकल माइल समझिए। नॉटिकल माइल इनकी 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हो जाता है आपका, मैंने बताया था 1.8 किलोमीटर, लेकिन अगर पूरा डाटा आपको चाहिए तो 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल बराबर 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री दूरी को निर्धारण करने के लिए नॉटिकल माइल का यूज करते हैं। तो नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। अब देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी इसको कहा जाता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इसका निर्धारण हुआ कब। तो इसका निर्धारण हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। वह 1 जनवरी 1985 को इसका निर्धारित हुआ। चूंकि इसकी स्थापना, इसकी मीटिंग्स 1973 से ही प्रारंभ हो गई थी। 82 में कुछ देशों ने इस पे सी के लॉ ऑफ सी यानी कि समुद्र सीमा का कानून, इस पे कुछ हस्ताक्षर भी किए, लेकिन ये निर्धारण कि कौन कौन से प्रादेशिक सीमा में क्या क्या गतिविधियां की जा सकती हैं, इसका निर्धारण आपके इस मीटिंग में हुआ। 1 जनवरी 1985 को जो मीटिंग हुई उसमें ये कंफर्म हुआ, इस पे मुहर लगी कि कौन कौन सी गतिविधियां हम इन क्षेत्रों में कर सकते हैं, प्रत्येक देश। तो हमारा भारत, प्यारा भारत, आखिर कौन सी गतिविधियां करता है। तो पहला जो क्षेत्र है यानी कि 12 नॉटिकल माइल, ये समझिए कि जैसे हमारा भूभाग है वैसे वो 12 नॉटिकल माइल का समुद्र भी है। सारी गतिविधियां हम कर सकते हैं, जो भूभाग पे करेंगे वो वहां भी कर सकते हैं। हर प्रत्येक आर्थिक गतिविधियां, जैसे आप देख ही रहे हैं, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण अधिकार है 12 नॉटिकल माइल का। अब 12 नॉटिकल माइल कहां से मापा जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सीधा तो बनाया है लेकिन ये कटा फटा है। ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार कटा पठार, यानी कि इसमें बहुत सी दरारें हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, सेपरेट वीडियो में बताएंगे। इस मैप बनाना ही बड़ी बात नहीं, मैप में कौन सी स्थिति कहाँ है उसके बारे में दर्शाना उससे बड़ी बात होती है। तो चूंकि ये मैंने सीधा बनाया, ये सीधा नहीं है। ये जब, उससे पहले थोड़ा सा समझिए कि अभी मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पर्वतें हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रायद्वीपीय पठार का ये वाला जो भाग है, यानी कि ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये जो मैंने बनाया, ये कहाँ था, ये यहां जुड़ा हुआ था, ये अफ्रीका में। अफ्रीका कहाँ है, गोंडवाना लैंड का भाग है। क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर से साउथ में है। तो ये गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंजिया पेंथालासा मैंने बताया था, तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। तो गोंडवाना लैंड जब टूटा, जब टूटने के बाद जो इंडो अफ्रीकन प्लेट है, यानी कि जो इंडो अफ्रीकन प्लेट गति कहाँ की, तो नॉर्थ ईस्ट में। और ये जो भाग है ये टूट के करोड़ों साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। 4.3 to 5 अरब ईयर, यानी कि
आप अगर मोटे मोटी तौर पर देखें तो 460 से 500 करोड़ साल पहले, कल्पना भी नहीं कर सकते। या तो 80-90 साल में ये हाल है, करोड़ों की तो कल्पना नहीं कर सकते। ये उस टाइम के ये सीनोजोइक कल्प, महाकल्प जो आते हैं एरा बारे में हम पढ़ाएंगे आपको। सीनोजोइक यानी जब मानव की उत्पत्ति हुई वो तो 1.5 करोड़ साल पहले आए, उससे पहले मानव कहाँ था, उससे पहले तो सवाल थे। तो उस एरा में मैं बताऊंगा कि एरा कौन कौन सा कैसे कैसे क्रम से आया। जो जिसे हम द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग का नाम लेते हैं, वो कैसे निर्धारित किया हमारे ऋषि मुनियों ने, उसके बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल से जुड़ा हुआ है वो चीजें भूगोल से जुड़ी हैं, भौगोलिक संरचना से जुड़ी हुई हैं। तो जो ये प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग था वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, यहां से टूटा। तो जो टूटता है, जब कोई भी चीज आप तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो उसमें दोनों तरफ दरार आएगी। तो वही ये जो सीधा मैंने बनाया, ये सीधा नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट अकॉर्डिंग टू पूर्वी घाट से ये उठा हुआ है, इसीलिए नदियां यहाँ एस्चुरी बनाती हैं। यहाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, यहाँ एस्चुरी बनाती है। क्या है, चर्चा करेंगे आगे। तो चूंकि ये उठा हुआ है यानी कि टूटा, तो इसमें यूं दरार आ गई, यूं ऐसे ये दरारें हैं। तो ये जो निर्धारित 12 नॉटिकल माइल का है वो कहां से है, वो इस लाइन से निर्धारित है 12 नॉटिकल माइल का। जैसे कहीं समुद्र अंदर की तरफ है, जैसे यहां मुंबई में आपका देख रहे हैं आप, मुंबई सालसेट द्वीप पे है, मैंने चर्चा की थी, सालसेट द्वीप पे मुंबई है। तो जैसे मुंबई में जो कटाफटा जो मुंबई का जो क्षेत्र है वो यहाँ एक कटे यू संरचना पे यहाँ मुंबई स्थित है। तो जो ये वाला समुद्री क्षेत्र है उसको तो खैर हमारा भूभाग माना ही जाता है। दूसरा, जब आगे हम इसको एक लाइन सीध में ले आते हैं, यानी कि कटे फटे भाग को जब सिधाई में हम किसी पैमाने से मापते हैं, तो यहां से 12 नॉटिकल माइल, यहां से 24 नॉटिकल माइल, यहां से 200 नॉटिकल माइल, ऐसे निर्धारित करते हैं। तो 12 नॉटिकल माइल में जैसा कि हमने देखा, 12 नॉटिकल माइल यानी कि संपूर्ण अधिकार, हर चीज करेंगे वहां, कोई मनाही नहीं। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे 24 नॉटिकल माइल में आएंगे तो संलग्न क्षेत्र कहा जाता है इसको, कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है साफ सफाई, यानी कि हमारा भारत 24 नॉटिकल माइल में साफ सफाई कर सकता है। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी वसूल कर सकता है। जैसे कोई जहाज चला, जैसे मान लीजिए अफ्रीका से कोई जहाज चला भारत की तरफ व्यापार करने और 24 नॉटिकल माइल से पहले ही अगर टर्न हो गया तो फिर आपके जोन में नहीं आया, आप इससे सीमा शुल्क नहीं ले सकते। 24 नॉटिकल माइल की जैसे ही सीमा, अब ये समुद्र में कैसे निर्धारित है, तो ये काल्पनिक है, ये कंपास द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारे जो नौसेना के जवान हैं, जो कोस्ट गार्ड के जवान हैं, वो यहाँ गश्ती करते हैं, वही इस पूरी सीमा रेखा की रक्षा करते हैं। पनडुब्बियां हैं, हमारे आईएनएस के बड़े बड़े जो गश्ती पोत हैं, वो यहाँ समुद्री सीमा पर रक्षा करते हैं। तो एक कंपास के तौर पे, एक मैप के तौर पे उतना नॉटिकल माइल अपने भूभाग से उसको मान लिया जाता है और इसका निर्धारण किया जाता है। तो 24 नॉटिकल माइल में साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल अधिकार भी है। यहाँ 12 नॉटिकल माइल में तो संपूर्ण अधिकार है, यहाँ फाइनेंशियल अधिकार क्या है, तो यहाँ मछली, अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर कोई कुआं खोदना है, जैसे बॉम्बे हाई की हमने चर्चा की थी, तो मुंबई हाई कहाँ है, मुंबई हाई 24 नॉटिकल माइल के अंदर ही आता है। तो यहाँ आप अनुसंधान कर सकते हैं, आप प्राकृतिक गैसें यहीं से आप दोहन करते हैं इसका। मछली पालन तो खैर आप 12 नॉटिकल माइल में कर सकते हैं, लेकिन हमारे मछुआरे जो निकलते हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो उस चीज का निर्धारण कर सके, इसीलिए ये आगे निकल आते हैं। तो 24 नॉटिकल माइल तक उनको फ्री है कि चलो भाई तुम 24 नॉटिकल माइल तक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम पकड़ लिए जाएंगे और नहीं तो हम बचा लेंगे, भारतीय सेना बचा लेगी। अगर इधर पड़ गए तो यहाँ पाकिस्तान की, जैसा कि हमारा पड़ोसी देश हर तरफ से परेशान करता है हमें, तो वो पकड़ लेता है। जैसे मछुआरे, संधि होती है हमारे भारत पाकिस्तान में, जब भी वार्ता होती है तो मछुआरों पे जरूर चर्चा होती, क्योंकि इतने मछुआरे ये पकड़ रखे हैं, इतने मछुआरे इनके कब्जे में हैं, तो उनको धीरे धीरे को रिलीज करते हैं कि हम संबंध सुधार रहे हैं। अरे 5000 में 150 मछुआरों को रिलीज कर दिया, हमारे भाइयों को रिलीज कर दिया, तो संबंध कैसे सुधर गया? आप सबको रिलीज करो ना, तब संबंध सुधरेगा, तब संबंध स्थापित होगा। तो ऐसा ये 24 नॉटिकल माइल
संलग्न क्षेत्र, इसको माना जाता है। इसमें ये 3 मुख्यतः अधिकार हैं। और आगे जो 200 नॉटिकल माइल तक होता है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये कहा जाता है अनन्य। यहाँ क्या अधिकार है आपके भारत देश का? तो यहाँ संसाधनों का दोहन कर सकता है। यानी अगर कोई बॉम्बे हाई में अगर पेट्रोलियम मिलना बंद हो गया तो भारत 200 नॉटिकल माइल तक कहीं भी इस चीज का पता लगा के वहां कुएं खोद सकता है, वहां अनुसंधान कर सकता है, कोई भी अनुसंधान कर सकता है, यानी कि संसाधनों का दोहन कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अगर जैसे यहाँ श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, यानी कि जो सतीश धवन केंद्र है, और यहाँ आपका व्हीलर द्वीप है, अगर ऐसा द्वीप कोई भारत अगर इधर निर्माण करना चाहे तो कर सकता है। 200 नॉटिकल माइल तक उसका अधिकार है, वो द्वीपों का निर्माण कर सकता है। वैज्ञानिक अधिकार भी है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी शोध कर सकता है। हमारे DRDO, हमारे इसरो के वैज्ञानिक कुछ भी वहां शोध कर सकते हैं, इतना अधिकार है। लेकिन उसके बाद खुला समुद्री क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ किसी का अधिकार नहीं, और ना ही आप ये गतिविधियां यहाँ कर सकते हैं। ये प्रत्येक देश पे लागू होता है। क्योंकि हमारा भारत देश का भूखंड ऐसा है, प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड ऐसा है कि तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, संसाधनों से हम लोग परिपूर्ण हैं। तो इसका अधिकार क्षेत्र, वैसे श्रीलंका का भी अधिकार क्षेत्र है, लेकिन चूंकि श्रीलंका छोटा देश है तो इसलिए ये 12, 24, 200 का डेफिनेशन नहीं होगा, वहां कुछ और डेफिनेशन होगा। तो ये था हमारे भारत के समुद्री सीमा का निर्धारण, हमारे भारत के भूभाग के। उसके बाद खाड़ियां, कौन कौन सी खाड़ियां हैं। अब हम थोड़ा सा अगले वीडियो में आपको भूगर्भिक संरचना के बारे में बताएंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार टूटा, तो टूटने के बाद जो पत्थरों का निर्माण हुआ, यानी कि कहा जाता है कि हिमालय नवीन पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है, हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है। जलोढ़ का मैदान जो हम, जहाँ उत्तर प्रदेश बिहार का क्षेत्र है, जलोढ़ का मैदान ये भी नवीन है। कैसे बना, क्या हुआ, आगे चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया करिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं फेसबुक और टेलीग्राम के, उससे जुड़िए, आपको स्टडी मटेरियल वहाँ प्रोवाइड होंगे। और हाँ, इस पेंडेमिक में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।